प्यारे बच्चों, आज हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे। विज्ञान का कौन सा भाग पढ़ेंगे? भौतिकी। भौतिकी को क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विज्ञान का अर्थ समझेंगे, ठीक ना? विज्ञान, वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष प्रकार का, अज्ञान मतलब ज्ञान। जिस वस्तु से हमें विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो उसे हम विज्ञान कहते हैं। समझ गए? और विज्ञान कहा जाता है कि ये आवश्यकता ही विज्ञान की जननी है। आवश्यकता ही विज्ञान की जननी है। जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ा हमें, उस चीज़ के हम लोग खोज करने लगे, और उस खोज करने से हम लोग को जो चीज़ प्राप्त हुआ वो चीज़ क्या हो गया? विज्ञान कहलाया। जैसे कि आप लोग पहले, हमारे पूर्वज जो थे, कहीं जाते थे तो उनको जाने में बहुत कहीं दिक्कत होता था। मान लीजिए कहीं यहाँ से सासाराम जाना होता था, चाहे कहीं भी शहर जाना होता था, तो पैदल जाते थे, तो उनको पैदल जाने में बहुत दिक्कत होती थी, समय भी लगता था, ऊर्जा भी खपत होती थी। तो उन लोगों ने क्या किया, अपने जल्दी से पहुंचने के लिए, कहीं जगह पर जाने के लिए उसने साधन बनाए। पहले साधन क्या बनाए बच्चों? बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये सब। जैसे अब घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी से भी लोग जो है बहुत समय से, अच्छे समय से नहीं पहुंच पाते थे समय से, इसके लिए उन लोग ने गाड़ी का आविष्कार किया। इसे जब जब जो जो चीज़ की आवश्यकता पड़ता गया, हम लोग खोज करते गए। इसलिए कहा गया है कि विज्ञान क्या है? आवश्यकता की जननी है। आवश्यकता ही विज्ञान की जननी है। तो विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है? साइंस। जो वस्तुतः ये लैटिन शब्द साइंटियस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। तो हम लोग इस बात को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि दिन और रात लगातार होते रहते हैं, और ये हमेशा क्रमबद्ध तरीके से होते रहते हैं। मौसम में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। आप लोग हमेशा देखते हैं, सुबह में थे तो कुछ ठंडा मौसम था, अभी का मौसम क्या हो गया? गर्मी हो गया। तो हमेशा ये परिवर्तन होते रहता है। तो पहले हम लोग साइंस के बारे में समझेंगे। साइंस क्या है? तो विज्ञान की परिभाषा हमने लिखा बच्चों कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के दो भाग हैं, दो शाखाएं हैं। एक है फिजिकल साइंस और दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या है? ध्यान दीजिए। फिजिकल साइंस विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस कहते हैं। जिसके अंतर्गत दूरी, द्रव्यमान, आयतन, बल, ये सब का हम अध्ययन करते हैं। फिजिकल साइंस के दो पार्ट्स हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स जो है फिजिकल साइंस का एक भाग है, और फिजिक्स को हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। फिजिक्स को क्या कहते हैं? और ये फिजिक्स शब्द कहाँ से ली गई है? फिजिक्स शब्द जो है फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। तो भौतिक मूल रूप से एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है भौतिक संसार। भौतिकी जो है मूल रूप से क्या है बच्चों? संस्कृत शब्द है। उसे क्या कहते हैं? भौतिकी मूल शब्द है संसार दिया गया है अर्थ इसका। तो भौतिकी भाषा कहाँ से ली गई है? संस्कृत से ली गई है, ठीक ना? अब आते हैं भौतिकी यानी फिजिक्स क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा इसके ब्रह्मांड में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं को
हम व्याख्या, विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत हम ब्रह्मांड के प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। ब्रह्मांड प्राकृतिक घटना क्या करती है? जैसे बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं ना, भूकंप आता है कभी, ये सब क्या है? प्राकृतिक घटना है। तो प्राकृतिक घटना ही क्या है? ये सब फिजिक्स है। समझ गए? अब है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो आप लोग जानते हैं फिजिक्स के पिता किसे कहा जाता है? फिजिक्स का पिता जो है न्यूटन को कहते हैं। न्यूटन को कहते हैं। और न्यूटन ने ही आपको गति के तीनों नियम बताए हैं। न्यूटन ने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है और पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बात को किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था, ठीक ना। और फिजिक्स का आधुनिक वैज्ञानिक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। और केमिस्ट्री के एंड रसायन शास्त्र के, रसायन शास्त्र के पिता किसे कहते हैं? लेबोजियर को। क्या कहते हैं? एंटोनियो लेबोजियर। तो आप लोग केमिस्ट्री के भी जानते हैं उपयोग। केमिस्ट्री में क्या करते हैं कि केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप लोग कि बहुत से पदार्थों को मिलाकर नए पदार्थ बनाया जाता है। जैसे आप लोग जल पीते हैं ना, तो जल किन दो पदार्थों से बना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलने से बना है, ठीक ना। तो इसी तरह से प्रकृति का निर्माण हुआ, संगठन, मूल संरचना इसी प्रकार से हुआ है। अब आगे है, अब पढ़ना है आपको फिजिक्स समझ गए, केमिस्ट्री समझ गए। अब आपको समझना है बायोलॉजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस क्या है? बायोलॉजिकल साइंस जिस विज्ञान के अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, यानी सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। अब आते बच्चों कि बायोलॉजिकल साइंस के कितने भाग हैं? बायोलॉजिकल साइंस के दो भाग हैं। पहला है बोटनी और दूसरा है जूलॉजी। बोटनी के मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान के मतलब होता है पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे भी क्या हैं? सजीव हैं। समझ गए? सजीव को दो भागों में बांटा गया है, एक बोटनी और एक जूलॉजी। तो बोटनी मैंने आपका हो गया पेड़ पौधे और जूलॉजी मतलब हो गया प्राणी विज्ञान हो गया। तो जिस विज्ञान के अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं बोटनी कहते हैं। ये समझ में आ गया? अब आते हैं जूलॉजी। जिस विज्ञान के शाखा के अंतर्गत हम जीव जंतुओं के बारे में जानते हैं, जैसे पोषण, उनका वृद्धि, प्रचलन, प्रजनन, श्वसन जानते हैं ना, सजीव के लक्षण जानते हैं ना। तो जितने भी सजीव के लक्षण होते हैं उसका हम किस विज्ञान में अध्ययन करते हैं? जूलॉजी में करते हैं। समझ गए? तो ये समझ गए। अब है बायोलॉजी का जो पिता है किसे कहते हैं? बायोलॉजी के पिता जो हैं अरस्तु को कहा गया है। बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो का। अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो का शिष्य थे। और वे अरस्तु सिकंदर के गुरु भी थे और वे महान वैज्ञानिक थे और बहुत से बायोलॉजी जानने में वे बहुत एक्सपीरियंस थे, अनुभवी रखते थे। इसीलिए उनको क्या कहा गया? बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के पिता कहा गया है। इतना समझ में आ गया आपको? अब बात आती है कि इसके थोड़ा हम जनक बता देते हैं कि बोटनी के जनक कौन है। बोटनी के जनक है थियोफ्रेस्टस।
थियोफ्रेस्टस, और इसका आधुनिक वैज्ञानिक का नाम है इनका लिनियस, और जूलॉजी के पिता हैं अरिस्टोटले। तो ये सब का आप समझ गए कि विज्ञान में फिजिक्स के पिता कौन है? फिजिक्स के पिता कौन है? न्यूटन। केमिस्ट्री के पिता? बायोलॉजी के पिता? अरस्तु। ये समझ में आ गया आप लोग को? अब बात आती है कि किसी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके अर्थात वैज्ञानिक विधि के काम करने के कितने अंग हैं? जो वैज्ञानिक लोग काम करता है वो कितने तरह से काम करता है? तो वैज्ञानिक लोग का देखिए काम करने का 5 अंग है। कौन कौन है? पहले क्या करता है वैज्ञानिक लोग कि घटनाओं को सावधानी पूर्वक उसको प्रेक्षण करता है। कोई भी घटना है उसको सावधानी पूर्वक देखता है, उसके बारे में समझता है, जानकारी प्राप्त करता है। समझ गए? और दूसरा है कि उसमें उसको जो समझ में आता है उसमें कौन कौन से कारण हो सकते हैं, उस कारण को पहले नोट करता है। दूसरा बार में क्या करता है? उसको कारण को नोट करता है। फिर करता है कि उसमें संभावित कारणों का अनुमान लगाता है कि कौन कौन से इसमें चीज हो सकते हैं। फिर है जांच के आधार पर उसको निष्कर्ष पर पहुंचता है। फिर इसको जांच करता है, जांच करने पर उसको निष्कर्ष पाता है कि मैंने उस पदार्थ को जांच करने से उसने क्या क्या चीज उसमें पाया। फिर अंत में वह आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच को अपना परिवर्तन करता है। जैसे उसका जो परीक्षण करता है उसको जो सफलता मिलती है उसी सफलता के आधार पर उस आगे काम करने लगता है। तो वैज्ञानिक का काम करने का कितने अंग है बच्चों? 5 अंग है। समझ गए? अब आपको विज्ञान पढ़ना था, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? मापन पढ़ना है। मापन ना, विज्ञान के बारे में समझ गए? विज्ञान के बारे में समझ गए? अब है मापन। तो विज्ञान जो है बच्चों ये मेजरमेंट यानी मापन पर आधारित है। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मात्रक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे कि दूध नापते हैं, दूध को किससे नापते हैं? लीटर से नापते हैं, नापते हैं ना, लीटर से मापते हैं। उसी प्रकार द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, ताप को केल्विन में मापते हैं। ये सब मात्रक हैं। समझ गए? तो किसी राशि का परिमाण उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए हम कहते हैं कि इस टेबल की लंबाई कितना है? इस टेबल की लंबाई 2 मीटर है। इसका अर्थ यह हुआ कि 2 मीटर स्केल को एक सिरे से जोड़कर रखने से टेबल की लंबाई के बराबर हो जाएगा ना। स्केल रखेंगे यहाँ से यहाँ तक अगर हम जोड़ेंगे तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 2 मीटर। इसमें 2 मीटर हम किसे लिखेंगे? 2 मीटर। तो 2 मीटर में 2 क्या है और मीटर क्या है? 2 जो है संख्या है और एम क्या है? मतलब लंबाई का। तो इस टेबल की जो मात्रक क्या हुआ? मीटर। इस टेबल का मात्रक क्या हुआ? मीटर। समझ गए? तो इस प्रकार किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए 2 बातों को ज्ञान होना जरूरी है। पहला मात्रक और दूसरा संख्यांक। मात्रक के मतलब क्या होता है? एक मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है। मात्रक से क्या व्यक्त किया जाता है? राशि को। और दूसरा होता है संख्यांक। संख्यांक क्या बताता है कि दी गई राशि में मात्रक जो है कितनी बार शामिल है। दी गई राशि में मात्रक कितने बार शामिल है। जैसे मान लीजिए ये है संख्यांक। डस्टर से मिटवाइए, डस्टर से नहीं उतर रहा है।
संख्यांक और ये है क्या मैं बता रहा था, मात्रक। संख्यांक और मात्रक बताए, संख्यांक के उदाहरण मात्रक के। तो हम अभी मात्रक के बारे में बताए बच्चों कि मात्रक क्या बताता है, वो राशि को व्यक्त करता है, और संख्यांक बताता है कि राशि में मात्रक कितने बार आया है। मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लो 5 केजी है, 5 केजी है, तो उसमें हम कहेंगे कि इसका संख्यांक कितना हुआ, 5, और इसका मात्रक केजी हुआ। ठीक है। किसी वस्तु की लंबाई 10 मीटर है, तो 10 मीटर है तो बच्चों इसमें 10 क्या होगा, संख्या, और मीटर क्या होगा, मात्रक। क्या आपको समझ में आया? तो संख्या को मात्रक समझ में आ गया। अब आते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। समझ में आ गया? भौतिकी को जिन नियमों में हम व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि। इसके भौतिक राशि को हम दूसरे तरीका से भी हम परिभाषा दे सकते हैं। वैसी राशि जिसे हम माप सकते हैं, जिसे मापा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि में कौन कौन हो सकते हैं उदाहरण? लंबाई होता है, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग, ये सब क्या है, भौतिक राशि। अब है भौतिक राशियां। और आप क्या कहते हैं, आधारी राशियां। भौतिक राशियां उसको नोट करते चलेंगे। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक आधारी राशियां और एक व्युत्पन्न राशियां। अब बात आती है कि आधारी राशियां क्या है। वे राशियां जो स्वतंत्र हो, उसे हम क्या कहते हैं, आधारी राशि। या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि उस राशि को हम आधारी राशि कहते हैं कि वो किसी दूसरे राशि पर निर्भर न हो, वो अपने आप स्वतंत्र हो। जैसे आपने स्वर और व्यंजन पढ़ा है। स्वर क्या है, स्वतंत्र होता है, वो किसी पर आश्रित नहीं होता। और वही व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोला जाता है। जैसे कि आप व्यंजन में पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, अंग, क प्लस क हलंत प्लस अ बराबर क। तो उसी प्रकार जो है स्वर की तरह आधार राशियां क्या है, स्वतंत्र। जैसे कि लंबाई का मात्रक अपना क्या है, स्वतंत्र, मीटर अपना स्वतंत्र है। उसी तरह मान, समय इत्यादि ये सब क्या है, आधारी राशियां। अब बात आती है कि आधारी राशियां
कितनी है? आधारी राशियां 7 है। पहला लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ का परिमाण। तो आधारी राशियां समझ गए। तो ऐसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं हो उसे क्या कहते हैं? आधारी राशियां। अब है व्युत्पन्न राशियां। तो जो राशि आधारी राशि पर निर्भर करती है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। जैसे कि क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशियां। जैसे कि चाल को हम व्यक्त करने के लिए चाल का अपना मात्रक नहीं होते हैं। चाल जो राशि है वो स्वतंत्र राशि नहीं, क्योंकि चाल क्या है? आप पढ़े हैं, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो इसमें समय और दूरी दोनों आ गया। तो ये अपना मात्रक इसमें है। तो समय और दूरी ये क्या है? ये आधारी राशि है। तो वैसी राशियां जो आधारी राशियों पर निर्भर करती है उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। जैसे कि क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा, ये सब क्या है? अब है आपको मात्रक की पद्धतियां। तो आधारी राशियों के मात्रक जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आधारी मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कहते हैं कि वह मात्रक आधारी राशियां के मात्रक को हो गया। अब है कि मात्रक क्या है? तो ऐसा मानक मात्रक जिसका उपयोग जो हम मापने में करते हैं उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। तो मात्रक कितने विध हैं? 2। एक है मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक क्या है? जो मात्रक किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। जैसे फुट, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, ये सब क्या है? ये आधारी, ये मूल मात्रक है। इसको आधारी मात्रक भी कहते हैं। ये मात्रक जो है स्वतंत्र है, ये दूसरे पर निर्भर, इनका अपना मात्रक है। समझ गए? तो मूल राशियों के मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। मूल राशियों की संख्या कितनी है? मैं बताया कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। समझ गए? तो मूल मात्रक बच्चों समझ गए कि मूल मात्रक क्या है? वैसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर न हो। और मूल मात्रक कहां से प्राप्त हुए हैं? आधारी राशि से। जो आधारी राशि से जो मात्रक प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं।
जैसे कि आपका मैं बताया अभी कि फुट, सेंटीमीटर, ग्राम क्या है, ये सब मूल मात्रक है। अब है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या है? तो व्युत्पन्न मात्रक उसे कहते हैं जो मूल मात्रक उसे कहते हैं, क्या बता रहे थे, व्युत्पन्न मात्रक। तो वैसे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि चाल का मात्रक, तो चाल का मात्रक जो है अपना मात्रक वो किसके मात्रक पर डिपेंड कर रहा है? वो मूल मात्रक पर ना। जैसे कि हम चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहां लिख देंगे दूरी का मात्रक अब बाटा में समय का मात्रक। तो दूरी का मात्रक आप जानते हैं मीटर, और इसका क्या होता है? सेकंड। तो बताइए ये दोनों जो मात्रक है किसका मात्रक है? वो आधारी मात्रक का है, यानी मूल मात्रक का ही ये है ना। ये दोनों मात्रक किसका मात्रक है? मूल मात्रक का। तो इस चाल का जो अपना मात्रक नहीं है, इसलिए चाल क्या हुआ? व्युत्पन्न मात्रक हुआ। इसके बारे में समझ गए आप? जैसे बल का मात्रक, तो बल की मात्रक क्या है? बल का मात्रक न्यूटन है। तो उसका बल का मात्रक कैसे निकालते हैं? तो चूंकि आप बच्चों जानते हैं बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान के मात्रक होता है केजी, और त्वरण के मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि बल का अपना मात्रक, ये बल का ये जो हुआ मात्रक, ये किसके मात्रक है? द्रव्यमान और त्वरण के मात्रक पर आश्रित है। तो ऐसे मात्रक जो आधारी मात्रक पर डिपेंड करते हो उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो बच्चे आप लोग मूल मात्रक और आधारी मात्रक बढ़िया से समझ गए। तो सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह के मात्रक को क्या कहते हैं? पद्धति कहते हैं, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो पूरे विश्व में आधारी मात्रक की कई पद्धतियां प्रचलित है जो प्रमुख है। जैसे कि विश्व में वो मात्रक प्रचलित है, ये जो मैं मात्रक बता रहा हूं पूरे विश्व में, विश्व मतलब कि किसी भी देश में। जैसे फुट, पाउंड, सेकेंड पद्धति। पहला फुट, पाउंड। तो फुट, पाउंड, सेकेंड पद्धति को संक्षेप में कहते हैं FPS। फुट, पाउंड, सेकेंड पद्धति क्या कहते हैं? इस पद्धति में हम लंबाई को फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकेंड में मापते हैं। इस पद्धति को हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। यानी इसका जो है, इस पद्धति का शुरुआत कहाँ हुई थी? सबसे पहले ब्रिटेन में। इसलिए इस पद्धति को हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अब आती है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति। इस पद्धति को हम कहते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति को शॉर्ट में कहते हैं CGS। इसका मतलब हुआ कि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान के मात्रक ग्राम, द्रव्यमान के मात्रक और समय के मात्रक सेकेंड में। समझ गए? तो इस पद्धति को हम क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति कहते हैं। अब आता है तीसरा नंबर, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति। मीटर, किलोग्राम। मीटर का संकेत M, और किलोग्राम का K, और क्या मैं बताया? सेकेंड S। तो इसको संक्षेप में क्या कहते हैं? MKS। तो इस पद्धति को MKS कहते हैं। इस पद्धति में हम बताते हैं कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई के मात्रक मीटर, और द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम, और समय के मात्रक सेकेंड कहते हैं। समझ गए? तो आप
फुट पाउंड सेकेंड प्रति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रति और मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रति। तीनों समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, हम अगले बार भी आएंगे तो हम अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के बारे में पढ़ाएंगे। बस अभी इतना ही। ठीक, अगले पीरियड में हम आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक के बारे में हम बताएंगे।